केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री बी सतीश जी, स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री मकसूदन दादू जी, मेला समिति के अध्यक्ष श्री सोहनलाल जी, मंत्री मेला समिति श्री मनीष अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष मेला समिति श्री नरेंद्र पाठक जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सविता जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, माननीय विधायक श्री पूरण प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी उत्साही युवा ऊर्जा के धनी मेरे सभी युवा साथी, उपस्थित बहन और भाइयों, आज भारत के एक ऐसे महापुरुष का, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को भारत की एक दृष्टि दी, भारत और भारतीयता के बारे में उन पक्षों से अवगत कराने का कार्य किया जिस पर कि विकसित भारत की आधारशिला टिकी है। ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पवित्र स्मृति महोत्सव के साथ हम सब यहां पर जुड़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की समग्र दृष्टि भारत और भारतीयता के प्रति जो थी, आज भारत में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, एक परिवर्तन के पीछे ये वही जीवन दृष्टि है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1950 के दशक में इस देश को और उस समय के यानी स्वतंत्र भारत को और उस समय के राजनीतिक नेतृत्व को बड़ी प्रखरता के साथ प्रदान किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था, हम देखेंगे उनको सूत्र वाक्य में उनके द्वारा कहे गए बातें, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। अर्थनीति का आधार स्वदेशी होना चाहिए और किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का पैमाना सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज में सबसे नीचे बैठे हुए पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के माप से की जानी चाहिए। और आज आप देखते होंगे जो दृष्टि, जो विजन
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1950 और 1960 के दशक में भारत के राजनीतिक नेतृत्व को, समाज जीवन को जो दृष्टि दी थी, आज उसी का परिणाम है कि पिछले 11 वर्ष में हम सब ने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही तो एक दृष्टि है जिसे मूर्त रूप लेने में भले ही 60 वर्ष लग गए हों, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होता है जब भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र को सुनता है और उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारते हुए देखता है। परिणाम है भारत का ये मॉडल प्रत्येक क्षेत्र में आज दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछले 11 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति न की हो? कौन सा ऐसा क्षेत्र है? और ऐसा नहीं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्राप्त हुआ, इससे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने का कार्य हो, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, उसके लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा, बीपीएल और एपीएल की अन्न की योजना उन्होंने लागू करके जनजातीय क्षेत्रों में 1 रुपये किलो उस समय उन्हें चावल उपलब्ध करवाने का काम जनजातीय क्षेत्रों में किसी ने किया था? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और पिछले 11 वर्ष में आपने देखा होगा इस नए बदलते हुए भारत को। आज भारत जो कभी दुनिया के अंदर बॉटम 5 पे गिना जाता था, आज वह दुनिया की टॉप की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था में उस भारत का नाम है और अगले वर्ष तक भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये जो भारत के नए भारत का दर्शन है, ये हर एक क्षेत्र में है। क्या विरासत में, क्या विकास में, क्या युवाओं के कल्याण के लिए की गई और उनके उत्थान के लिए बनी हुई योजनाओं में हो, क्या अन्नदाता किसानों के हित के लिए बनाई गई योजनाएं, क्या श्रमिकों के लिए जीवन में आने वाली उनकी खुशहाली हो, या फिर व्यापारियों के कल्याण के लिए बनाई हुई योजनाएं जीवन के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष में हम सब ने अपनी आंखों से बदलते हुए भारत को देखा है। जो पिछली सरकारों में जो लोग अपने को सेकुलर कहते थे, उनकी सरकारों में जो भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का जो असंभव सा शब्द जुड़ा हुआ था, इस असंभव को संभव बनाने का काम पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मंत्र को आत्मसात करते हुए उसको प्रभावी ढंग से संभव बनाने का काम किया है। यानी
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मंत्र में असंभव को संभव बनाने का मंत्र छुपा हुआ है, और असंभव को संभव बनाने का यही मंत्र है जो आज पिछले 5.5 वर्ष से लगातार 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। हर महीने हर भारतीय, गरीब भारतीय के घर में 5 किलो राशन फ्री में उपलब्ध हो जाता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए बनाई गई योजनाएं, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम, जिसमें भारत के 11 करोड़ किसान 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त करके सहकारों के शोषण से मुक्त हुए हैं। आज किसान को उसकी उपज का दाम दिया जा रहा है, लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। श्रमिकों को उनकी सामाजिक सुरक्षा की बीमा की स्कीम के साथ जोड़ने का काम हुआ है। युवाओं के लिए मिशन रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी स्कीमों ने उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लाया है। आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर के दुनिया के युवाओं को नौकरी देने का मादा रखता है, उस प्रकार की क्षमता रखता है। नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए पिछले 11 वर्ष में हम सब ने देखा है कैसे परिवर्तन आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, या नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से नारी गरिमा की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए चलने वाले अनेक कार्यक्रम, जिसका एक मॉडल अभी कुछ देर पहले यहां पर मैं दीनदयाल धाम में भी देख करके आ रहा हूं। कैसी सैकड़ों की संख्या में बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से अपने जीवन को स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए अन्यों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। गौ आधारित खेती इस स्वदेशी का बेहतरीन मॉडल है। स्वदेशी है तो हम सशक्त हैं, स्वदेशी है तो स्वावलंबन भी है, स्वावलंबन है तो स्वाधीनता हमारी बनी हुई है, स्वाधीनता बनी हुई है तो हमें सशक्त होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र था। याद करिए ना, लोग कहते थे क्या कश्मीर में धारा 370 हट पाएगी? हम तब भी नारा देते थे, जहां है बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हर भारतीय जनसंघ का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्थापकों के द्वारा दे गए उस मंत्र को लेकर के, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो मंत्र देश को दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हुंकार उस समय भरी थी, और उसके बाद जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तब पंडित जी ने नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और वह कश्मीर धारा 370 को सदैव में दफन करते हुए, समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर के अंदर भी भारत का कानून लागू करके भारत का भिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है।
कश्मीर कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने देश के लिए एक नासूर बनाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? हम तब भी कहते थे कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का, विचार परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था। हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर चलता था। देश के सेकुलर दलों के लिए असंभव था, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी मिशन और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित हर नौजवान के लिए संभव था। और मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला विराजमान भी हो गया। जो उनके लिए संभव था वह मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज जब इस स्मृति महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, समारोह में ठीक पहले मुझे यहां दीनदयाल धाम में गौ आधारित खेती के साथ साथ गौ आधारित औषधियों के साथ और मातृशक्ति के स्वावलंबन के इस अभिनव कार्यक्रम को भी नजदीक से देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, यही तो कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि भारत की अर्थनीति का आधार स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। जब हम भारत की ओर दृष्टि डालते हैं, भारत आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था दुनिया के अंदर। दुनिया की जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% से अधिक हुआ करता था। 25% से अधिक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सन 1800 आते आते भारतीयों का जो शोषण हुआ, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया गया, भारत की कृषि को विदेशी यंत्रों के भरोसे छोड़ दिया गया। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति पैदा होती गई, 1800 आते आते हमारे उद्योग धंधे बंद होते गए। पहले जिस भारत में आधी आबादी कृषि पर, आधी आबादी स्वदेशी उद्योगों पर निर्भर होकर के स्वावलंबन का और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत करती थी, उद्योग धंधे, परंपरागत उद्यम बंदी की ओर गए। खेती पर निर्भरता बढ़ती गई, खेती महंगी होती गई, खेती का उत्पादन का लागत बढ़ता गया और भारत में फिर बंगाल की अकाल और तमाम प्रकार की ऐसी त्रासदियों का सामना भारत को करना पड़ा था, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोगों को अकाल मौत का सामना करना पड़ा था। विदेशी हुकूमत ने देश के विकास की जड़ों को कमजोर करके, हिला करके रख दिया था। जब ये देश आजाद होता है तो जिस 300 वर्ष पहले जिस भारत का दुनिया के विकास में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% शेयर हुआ करता था, वही भारत धीरे धीरे करके कम होता गया उसका शेयर, और आजाद होते समय 1947 में भारत का हिस्सेदारी केवल 4% रह गई। 4% रह गई।
पिछले 75-78 वर्षों में भारत ने फिर अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके जिस यात्रा को पिछले 11 वर्ष में हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और उसका एक मॉडल उत्तर प्रदेश ने दिया है। वह मॉडल है स्वदेशी का, परंपरागत उद्यम के जो क्लस्टर एमएसएमई के उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसको हमने एक जनपद एक उत्पाद के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। एक जनपद एक उत्पाद, इसने रोजगार का भी सृजन किया है। इसने यहां पर स्थानीय स्तर पर ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया है, स्वदेशी मॉडल भी दिया है और इसी के लिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। हमें जो लोकल है उसके लिए खूब मुखर होना होगा, खूब प्रभावी ढंग से इसका प्रचार प्रसार करना होगा, उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा और उसको बताने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि 4 दिवसीय स्मृति महोत्सव के अवसर पर इस स्वदेशी मॉडल के स्टॉल लगे हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हमारी प्रगति क्या है उसके एक मॉडल के स्टॉल भी यहां पर लग करके यह नए भारत के लिए एक नई प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश यह प्रदेश जब यह देश आजाद हुआ था, देश का सबसे संपन्न राज्यों में गिना जाता था। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का शेयर 14% हुआ करता था, लेकिन ये घटता गया, धीरे धीरे करके घटता गया। उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था 1947 से 1960 के बीच था, हम लोग जब 17 में आए तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था रह गया था और पिछले 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो एक नए सिरे से कार्य होना प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन 8 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को फिर से देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में सफल हुए हैं। ये नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने का जो योगदान है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन जिन कार्यों से हुआ है, उनमें से एक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम, यानी जिसके एक जनपद एक उत्पाद का ये एक स्वदेशी मॉडल है। हमारा हस्तशिल्पी, हमारा कारीगर जो भी उत्पाद बनाता है, अगर हम उसको खरीदते हैं, उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाते हैं, तो हमारा पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के जेब में जाएगा, वह देश के विकास में लगेगा। अगर हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाएगा और फिर वही मुनाफा भारत के अंदर आकर के आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को हमें खरीदना चाहिए, उसको हम खरीदेंगे, हमारा पैसा हमारे देश में हमारे ही हस्तशिल्पी और कारीगरों की खुशहाली का आधार बनेगा और खुशहाली का आधार बनकर के भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने में योगदान देगा। लेकिन अगर हमारा पैसा विदेशी कमा करके मुनाफा कमा के लेता है, तो मान करके चलिए कि हमारे ही पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए, कहीं आतंकवाद में, कहीं नक्सलवाद में, कहीं उग्रवाद में इस पैसे का दुरुपयोग होगा
और फिर भारत को कमजोर करने की वे सभी षड्यंत्र इसके माध्यम से होंगे। और इसी के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए भी आए हैं, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 4 दिनों तक स्मृति महोत्सव चलेगा और 4 दिनों के बाद 5वें दिन यानी 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा और शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से लेकर के 9वीं तक जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान की नवरात्रि के आयोजन और नवरात्रि के बाद फिर विजयादशमी, ये क्रम चलेगा, ये क्रम चलेगा। और इस क्रम के साथ जुड़ते हुए विजयादशमी के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर हर भारतीय और हर सनातन धर्मावलंबी अपने किसी भी मेहमान के साथ, किसी भी अतिथि के साथ जुड़ता है तो गिफ्ट स्वरूप कुछ देना चाहता है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वदेशी वस्तु को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में प्रदान करें। आप किसी के घर में जाते हैं, अगर यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को, उनके प्रोडक्ट को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वह उसको भी अच्छा लगेगा, उसमें स्वदेशी का भाव भी होगा, वह पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हम यहां मथुरा में हैं, मथुरा में किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, दीनदयाल धाम में बने हुए गौ उत्पाद को अगर हम किसी को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उससे उसका लाभ ही होगा और उसका लाभ के साथ साथ इस उत्पाद का प्रचार भी होगा। यानी दोनों प्रकार से, और गौरक्षा का कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा, गौ मैया की भी कृपा बनेगी।